इतिहास के पन्नों में न जाने कितने ही रहस्य दबे हैं, है ना। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण को पूर्णतः झकझोर कर रख देगी। बात हो रही है एक ऐसी मलिन बस्ती की जहां एक महान साम्राज्य के अवशेष आज भी सांस ले रहे हैं। आइए इस अनकहे ऐतिहासिक रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे समय का क्रूर चक्र राजमुकुट को भी धूल में मिला देता है। अब जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए, क्या कोई ये विश्वास कर सकता है कि जिस साम्राज्य ने कभी सोने की अशर्फियों और गिन्नियों में खेला हो, जिसके पास अपार संपदा और अथाह शक्ति थी, उसी अंतिम मुगल सम्राट के प्रत्यक्ष वंशज आज घोर मुफलिसी में एक अंधियारी गली की छोटी सी झोपड़ी में रहने को विवश हैं। ऐतिहासिक वैभव और वर्तमान की इस हृदय विदारक दरिद्रता के बीच का ये विरोधाभास वास्तव में अत्यंत विस्मयकारी है। ये विरोधाभास अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की इन पंक्तियों में अत्यंत मार्मिकता से झलकता है। सुनिए, जो उजड़ गया वो बहार हूं, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। जफर केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि एक उच्च कोटि के कवि भी थे, और उनका ये दर्द भरा शेर आज उनके ही वंशजों की दुर्दशा का एकदम सटीक वर्णन कर रहा है। वो महान कवि सम्राट जिसके दरबार में कभी कला और अपार संपदा का वास था, आज उसी के रक्त के अंश पूर्ण रूप से गुमनामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए इतिहास के उस उग्र पन्ने की ओर चलते हैं। वर्ष 1857। ये क्रांति मात्र एक साधारण विद्रोह नहीं थी, ये एक विशाल साम्राज्य का पतन था। ये वो ऐतिहासिक क्षण था जब सम्राट ने अंग्रेजी हुकूमत के समक्ष आत्मसमर्पण करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, और इस अडिग साहस का मूल्य वह अत्यंत भयानक था। घेराबंदी हुई और सम्राट के ही नेत्रों के समक्ष उनके पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी गई। तख्त और ताज का वो रक्तरंजित पतन इस पूरे परिवार के भाग्य का सबसे बड़ा और सबसे त्रासद मोड़ बन गया। घटनाक्रम का यह चक्र अत्यंत क्रूर था। 1857 में सम्राट को बंदी बनाकर रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उन्होंने अंतिम सांस ली। परंतु यातनाओं का यह दौर यहीं नहीं रुका। कुछ समय पश्चात उनके पौत्र जमशेद बख्त का भी निधन हो गया। अब पीछे रह गया था तो केवल एक 6 माह का शिशु उत्तराधिकारी बेदार बख्त। और ठीक यहीं से आरंभ होता है प्राण रक्षा का एक अत्यंत रहस्यमयी और विवशतापूर्ण संघर्ष, जहां एक नवजात शिशु को अपना ही अस्तित्व छुपाने पर विवश होना पड़ा। यह दृश्य किसी सिनेमाई रहस्य से कम नहीं लगता। जरा सोचिए, ब्रितानी हुकूमत की पैनी नजरों से एक शाही उत्तराधिकारी को बचाना कितना दुष्कर रहा होगा। इस शिशु को बर्मा से भारत वापस लाने के लिए अत्यंत गुप्त रूप से एक फूलों की टोकरी यानी पुष्प करंडक में छिपाया गया। मौत के साये के बीच एक टोकरी में छिपा वो शिशु उस महान साम्राज्य का अंतिम चिराग था, जिसे पूर्ण गोपनीयता के साथ सीमा पार कराई गई। और फिर शुरू हुआ एक लंबा अज्ञातवास। इस यात्रा से स्पष्ट होता है कि कैसे उस शाही उत्तराधिकारी को गुप्त रूप से बिहार के भागलपुर में पनाह दी गई। उनकी पहचान को छिपाने के लिए हर संभव प्रयत्न किए गए। अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें घुड़सवारी और कुश्ती का गुप्त प्रशिक्षण दिया गया। ये सत्य इतने गहरे आवरण में छिपा था कि 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, केवल उसके बाद ही इस शाही वंशज की वास्तविक पहचान विश्व के सम्मुख प्रकट की जा सकी। अब हम इतिहास की एक अत्यंत कड़वी विडंबना पर आते हैं। राष्ट्रनिष्ठा का मूल्य आखिर क्या होता है? सुल्ताना बेगम, जो उसी वंशज बेदार बख्त के पुत्र की पत्नी है, एक अत्यंत मार्मिक ऐतिहासिक सत्य को उजागर करती हैं। जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए विदेशी आक्रमणकारियों का प्रबल विरोध किया, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उनके हिस्से में आई तो केवल दरिद्रता। ये एक ऐसा कटु सत्य है जो हमें ये सोचने पर विवश कर देता है कि वफादारी का प्रतिफल सदैव सुखद नहीं होता। इतिहास के इस निर्मम विरोधाभास पर दृष्टि डालना अत्यंत आवश्यक है। एक और वे लोग थे जिन्होंने उस कठिन समय में विदेशी आक्रांताओं का साथ दिया, गद्दारी की, और आज वो बड़े बड़े महलों में रईसी और अपार विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वो राष्ट्रनिष्ठ जिन्होंने क्रांति में अपने प्राण दांव पर लगा दिए, उनके वंशज आज हावड़ा की अंधियारी गलियों और मलिन बस्तियों में घोर दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। और इस दरिद्रता का पैमाना मात्र एक संख्या में सिमट कर रह गया है, 6000। जी हां, केवल 6000 रुपए। ये वो अल्प मासिक पेंशन है जिस पर उस महान साम्राज्य की परबहू सुल्ताना बेगम आज निर्भर हैं। यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि कभी यह राशि मात्र 400 रुपए हुआ करती थी।
इस छोटी सी संख्या के पीछे दशकों का संघर्ष और सरकारी तंत्र की गहरी विस्मृति छिपी हुई है। इन विचलित करने वाले तथ्यों से वर्तमान वास्तविकता और अधिक स्पष्ट होती है। 1984 से सुल्ताना बेगम हावड़ा की एक मलिन बस्ती में एक छोटी सी झोपड़ी में रह रही हैं, जहां मात्र एक छोटा सा रसोई घर है। आय के नाम पर वही 6,000 रुपए की केंद्रीय पेंशन है। और शाही परिवार के व्यवसाय का क्या हुआ? उनके पौत्र मोहम्मद जिजान जीविकोपार्जन के लिए टाटा इंट्रा नामक एक वाणिज्यिक वाहन चलाते हैं और परिवार के अन्य सदस्य मांस की छोटी दुकानों में कार्य करते हैं। एक साम्राज्य के शिखर से लेकर दैनिक संघर्ष के इस धरातल तक का सफर वास्तव में अकल्पनीय है। परंतु कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। आर्थिक परिस्थितियां भले ही टूट चुकी हों, मुकुट भले ही खंडित हो गया हो, लेकिन उनका स्वाभिमान आज भी अखंड है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे प्रेरणादायक अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। घोर मुफलिसी के बावजूद इस परिवार ने अपने आत्मसम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। सुल्ताना बेगम का ये कथन उनके अटूट स्वाभिमान का साक्षात प्रमाण है। वे कहती हैं, हमने हुकूमत से अपना हक मांगा है। हमने ये नहीं कहा कि मुझे लाल किला चाहिए या ताजमहल चाहिए। वे स्पष्ट करती हैं कि उन्हें कोई निजी दान या खैरात नहीं चाहिए। वे केवल उस न्याय संगत और वैधानिक अधिकार की मांग कर रही हैं जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और ये स्वाभिमान केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके आचरण में स्पष्ट झलकता है। ये कल्पना से भी परे है कि जब वो लाल किला जाती हैं तो अपने ही पूर्वजों के स्मारक को देखने के लिए स्वयं का प्रवेश पत्र यानी टिकट खरीद कर जाती हैं। उनके शौहर की स्पष्ट हिदायत थी कि सम्मान बनाए रखने के लिए कभी बिना आमंत्रण किसी बड़े या धनाढ्य व्यक्ति के घर मत जाना। और सबसे बड़ी बात, जब उन्हें व्यक्तिगत रूप से आर्थिक दान देने का प्रयास किया गया तो उन्होंने उसे पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। इसे कहते हैं सच्ची शाही गरिमा। इस गरिमा का स्रोत आखिर क्या है? ये उस महान सम्राट की विचारधारा से आता है। जब बहादुर शाह जफर तख्त पर बैठे तो उन्होंने कहा था कि वे इस मुल्क से एक मां की भांति नहीं, अपितु एक महबूबा यानी प्रेमिका की भांति प्रेम करेंगे। इसका कारण यह है कि मां के प्रेम में शायद ही कोई जान दे, लेकिन महबूबा के प्रेम में लोग स्वेच्छा से अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं। यही वो गहरा वास्तविक राष्ट्र प्रेम था जिसके कारण इस परिवार ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, और आज भी वही राष्ट्रनिष्ठा ही उनकी सबसे अमूल्य संपत्ति है। और अब इस गहन प्रस्तुति के अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं। एक अत्यंत विचारणीय प्रश्न हम सभी के समक्ष खड़ा है। क्या इतिहास के इन विस्मृत राष्ट्रनिष्ठों को, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, कभी वो उचित सम्मान और एक गरिमामय जीवन प्राप्त होगा जिसके वो अधिकारी हैं? ये केवल एक परिवार की बात नहीं, बल्कि हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण का ही परीक्षण है। यदि इस ऐतिहासिक और रहस्यमयी विश्लेषण ने सोचने पर विवश किया है, तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, इसे शेयर करें और ऐसे ही और भी तथ्यों को गहराई से जानने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ज्ञान और विचार का ये सफर निरंतर चलता रहेगा।